हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुशील सर, इजी फिजिक्स वाला। और आज के वीडियो लेक्चर में हम कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। जैसे हमने पिछले वीडियो लेक्चर में कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स बताया था, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, और उसमें हमने कॉम्बिनेशन के कुछ बेसिक्स क्वेश्चन किए थे, जिसमें हमने इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकाला था, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर निकाला था, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर निकाला था। ऐसा हमने क्वेश्चंस में किया था। एक्चुअली क्या प्रॉब्लम क्या आती है, कई बच्चों को जो 10th से पढ़ के आते हैं, 10th में भी कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस था, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो उनको बेसिकली देखना आता ही नहीं कि सीरीज क्या है। पहले उनको अगर तार भी घुमा दो ना थोड़ा सा, तो उनको लगता था यार जैसे ये इस टाइप से है ना, जैसे मान लो कि एक वायर है, उन्होंने शायद ऐसे रख रखा है, उनको क्या लगता है ये दोनों पैरेलल में, ऊपर नीचे लगे तो पैरेलल होता है, सीधे सीधे लगे तो सीरीज होता है। पर ऐसा नहीं होता है। मैंने पिछले लेक्चर में ही बताया था, ये एक ही वायर है, यहाँ से जो चार्ज अंदर जाएगा वही इसमें जाएगा, वही इसमें जाएगा, वही इसमें जाएगा, कोई रास्ता ही नहीं। ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। देखिए, ध्यान से देखिए, ये दोनों चीजें अलग है। यहाँ पर क्या हुआ, एक तार से दो अलग अलग ब्रांचें हैं, तो ये दोनों पैरेलल में, जो चार्ज यहाँ जाएगा वो यहाँ नहीं जाएगा, दो अलग अलग ब्रांच है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ तो जो इसमें जाएगा वो इसमें आएगा। देखो ना, यहाँ पर एक से दो ब्रांचें गई, यहाँ पर एक ही ब्रांच है, एक से दो नहीं गई। तो आपको ऐसे नहीं रखना कि ऊपर नीचे क्या है, सामने सामने है तो सीरीज हो गया, ऊपर नीचे है तो पैरेलल, ऐसा नहीं। चार्ज डिवाइड हो रहा है, मैंने पहले बताया था, चार्ज डिवाइड हो रहा है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, और चार्ज डिवाइड नहीं हो रहा है तो सीरीज कॉम्बिनेशन है। ठीक है ना। फिर भी मैं एक ट्रिक बता रहा हूं आपको, जिनको देखना नहीं आता है कि सीरीज में या पैरेलल में, तो आप सर्किट को रीअरेंज कर सकते हो। सर्किट को क्या कर सकते हो, रीअरेंज कर सकते हो। तो आज हम बताने जा रहे हैं रीअरेंजमेंट ऑफ सर्किट। एक सर्किट है, अगर आपके समझ नहीं आ रहा सीरीज, तो आप उसको रीअरेंज कैसे करोगे। तो हम इसी की बात कर रहे हैं। पहले रीअरेंज ऑफ सर्किट, सर्किट को रीअरेंज कैसे करेंगे, इस पे हम बात कर रहे हैं। ठीक है ना। फिर हम पार्टिकुलर क्वेश्चन लेने की बात करेंगे। जैसे मान लो इस तरह से ये तीन कैपेसिटर है, 1 माइक्रोफैरेड, 1 माइक्रोफैरेड और 1 माइक्रोफैरेड। अब क्वेश्चन पूछा गया है, अब अगर ये सीधा सीधा दे दिया जाए तब तो किसी को भी पता है कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, जो चार्ज इसमें जाएगा वही इसमें जाएगा, वही इसमें जाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो आप फार्मूला लगा देंगे 1/c = 1/c1 + 1/c2 + 1/c3, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा गड़बड़ी की जाती है, जैसे मान लो इस तरह से मैंने ये कुछ कर दिया, अब स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, अब उसको पता नहीं चलता कि कौन सा सीरीज में कौन सा पैरेलल में। आपको ये तो लगता है यार ये तीनों सीरीज नहीं है, लेकिन ये क्या तीनों पैरेलल में है, ये भी नहीं सोच पा रहा है। तो हम क्या बताने जा रहे हैं, सर्किट को रीअरेंज कैसे करना है। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, रीअरेंजमेंट ऑफ सर्किट। तो आपको क्या देखना होता है, जैसे ये पॉइंट ए है, ठीक है ना। तो अब ए पॉइंट कौन कौन सा है, मतलब कौन कौन से पॉइंट सेम पोटेंशियल में, अगर फिजिक्स की लैंग्वेज में बोले तो सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट एक ही होते हैं। जैसे ये पॉइंट ए है, तो ये भी ए हुआ ना, ये तो तारी तो है, ये भी ए हुआ, ये भी ए हुआ और ये भी ए हुआ। ये लिखना आप सीख लो, जैसे ये ए पॉइंट है तो ये भी ए हुआ, ये भी ए हुआ, ये भी ए हुआ और ये भी ए हुआ। भाई आपने किया क्या है, ये जो ए पॉइंट है इससे तार लगा के क्या लगा दिया, मतलब ये दोनों पॉइंट एक ही है, ये पॉइंट और ये पॉइंट एक ही है, बीच में कोई कैपेसिटर नहीं है इसमें जहां पे पोटेंशियल ड्रॉप हो जाए। ये सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट है ये। तो ये ध्यान रखना है कि अगर ये ए पॉइंट है तो जब तक आपको कैपेसिटर नहीं मिलता अगला, उस लाइन पे आप चलते जाओ, ये मतलब ये ए ए ए ए ए। इसी तरह से ये बी पॉइंट है, ये भी क्या हुआ, बी 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 बी,
ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, आप किस तरह से ए या बी बनाते हैं। तो इस पूरे सर्किट में दो ही पॉइंट है, ए और बी। अब हम सर्किट को रीअरेंज कैसे करेंगे? हमने यहाँ लिख लिया ए पॉइंट, यहाँ लिख दिया बी पॉइंट, बराबर है ना। अब देखो ये वाला जो कैपेसिटर है किसके किसके बीच में लगा? ए और बी के बीच में ना। ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट, ए और बी के बीच में लगा। इसको यहाँ से हटाओ, यहाँ लगा दो, राइट, कोई दिक्कत नहीं है, इसका काम हो गया। ये वाला कैपेसिटर देखो किसके किसके बीच में जुड़ा? ए और बी के बीच में जुड़ा। ये भी यहाँ से हटाओ, यहाँ लगा दो, ए और बी के बीच में ऐसे ही लगा दो। ये वाला कैपेसिटर किसके बीच में जुड़ा? देखिए ध्यान से, ए और बी के बीच में लगा, ए और। तो देखिए ये सर्किट इस तरह से कुछ बन के तैयार हुआ। ये 1 माइक्रोफैरेड, 1 माइक्रोफैरेड, ये सारे 1 बन के हैं। अब ये बेसिकली तीनों पैरेलल में है, तो इफेक्टिव कैपेसिटेंस पैरेलल में आपको पता C1 प्लस C2 प्लस C3, 1 प्लस 1 प्लस 1 मतलब 3 माइक्रोफैरेड। इस तरह से आप सर्किट को रीअरेंज करके, अगर आपको नहीं दिख रहा है कौन सा सीरीज कौन सा पैरेलल है, आप सर्किट को रीअरेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। पॉइंट हमने बता दिया कैसे बनाया जाता है। ए है तो किसको ए लेंगे, किसको बी लेंगे, ठीक है ना। हम एक दो क्वेश्चन इसके और करते हैं, ठीक है ना, ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए और ध्यान से सीखनी हर चीज, ठीक है ना। चलिए हम बात कर रहे हैं रीअरेंज ऑफ सर्किट, है ना। चलिए देखिए ये क्वेश्चन और है रीअरेंज। अब इस टाइप से जैसे हमने क्वेश्चन बना दिया और फाइंड द इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, मतलब सी ए बी निकालना है, ठीक है ना। अब दिक्कत क्या आती है, बच्चा यहाँ चलता है, ये चार्ज यहाँ गया, ये सीरीज में नहीं है, उसने समझ लिया ये सीरीज में नहीं है, ये पैरेलल में, लेकिन ये किसके पैरेलल में? इसके पैरेलल में है कि इसके पैरेलल में है, किसके साथ में? इसको प्रॉब्लम में आ गया कि भाई दो के साथ दो का पैरेलल लोगे तो रिजल्ट कुछ और आएगा, एक के साथ दो का पैरेलल लोगे तो रिजल्ट कुछ और आएगा। अब उसको इतना दिखता ही नहीं, तो मैंने भी क्या बताया था, इस सर्किट को हम कैसे रीअरेंज करेंगे। ध्यान दीजिए, अगर पिछले क्वेश्चन ध्यान नहीं दिया तो हम कैसे रीअरेंज करते हैं। ये पॉइंट ए है तो ये पॉइंट कौन सा हुआ? ए ही हुआ ना। ये ए है, ये भी क्या हुआ? ए, ये भी क्या हुआ? ए, राइट। अब ये वाला पॉइंट ए मत बना देना, यहाँ बीच में कैपेसिटर आ गया है, या ये ए है तो ये वाला ए नहीं होगा, ये बी है तो ये वाला बी नहीं होगा, बीच में कैपेसिटर आ गया। तो यहाँ हमें कोई नया नाम देना पड़ेगा। ये मान लिया सी, इस पॉइंट का पोटेंशियल ए के पोटेंशियल के बराबर नहीं है, ना बी के बराबर, हमने कोई नया नाम दे दिया सी। देख लो ध्यान से कैसे नाम दिया जाता है। ए, यहाँ भी ए, यहाँ भी ए, रास्ते में कोई लोचा ही नहीं, मतलब ये एक ही पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक। ये ए हो नहीं सकता, ये बी हो नहीं सकता, तो इसको नाम क्या दिया? सी। और आपके पास कितने टर्मिनल है, कितने पॉइंट हैं? 3, ए बी और सी। आपको इफेक्टिव कैपेसिटेंस किसके बीच में निकालना है? ए और बी के बीच में। तो हम सर्किट को कैसे रीअरेंज करें, ध्यान दीजिए। इधर देखो, आप ए पॉइंट बना लो और बी पॉइंट बना लो, जिनके बीच में निकालना है फाइनल आंसर। अब आपके पास सी पॉइंट एक और है, सी पॉइंट को एक और कहीं रास्ते में यहाँ दिखा दो, इस तरह से सी। ध्यान से सुनिए जो मैट्रिक बता रहा हूं। अब आप इस सर्किट को रीअरेंज करो। ये कैपेसिटर किसके बीच में लगा है? ये वाला ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में लगा दो यहाँ 1 माइक्रोफैरेड, ए और सी के बीच में लगा दिया बस, इसका काम हो गया। ये किसके बीच में लगा है? ए और सी के बीच में। ध्यान से देखो, ए और सी के बीच में लगा।
अपने आप दिखने लगा कितना है 2 माइक्रोफैरेड। क्या काम हो गया। ये किसके बीच में लगा, ये वाला ए और बी के बीच में, ये बी है ये भी बी हुआ ना, ये बी है ये बी, ए और बी के बीच में 1 माइक्रोफैरेड। और ये जो लगा है ये वाला सी और बी के बीच में, सी और बी के बीच में 2 और 2 सीरीज में है, ये दोनों किसके बीच में लगे, सी और बी के बीच में, 2 ऐसे लिख लिया, ये 2। अब मुझे नहीं लगता कि ये इस क्वेश्चन को करने में किसी को दिक्कत होगी, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक आपको बता दी मैंने। अब मुझे नहीं लग रहा कोई दिक्कत होगी आपको। अब देखिए आंसर क्या आएगा, फटाफट कर लीजिए, इतनी देर में हो जाना चाहिए था भाई। ये 2 और 2 पैरेलल में, सॉरी 2 और 1 पैरेलल में कितना हो जाएगा, 2 और 1 का 3। ये ए पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये 2 और 1 पैरेलल हो गया 3 माइक्रोफैरेड। ये 2 और 2 सीरीज में हो गया 1/2 करके कर लेना सीरीज में 1 माइक्रोफैरेड, और ये नीचे 1 लगा है 1 माइक्रोफैरेड। अब क्या करना है, ये दोनों सीरीज में है, एक ही वायर है, ये दोनों सीरीज में 3 और 1 कितना आएगा सीरीज में, C बराबर C1 C2 अपॉन C1 प्लस सीरीज का फार्मूला होता 1 अपॉन C वाला, तो मैंने कहा पलट दिया करो इसको, तो C1 C2 3 इंटू 1 अपॉन 3 प्लस 1, ये हो गया 3/4। ऊपर वाला हो गया 3/4 A और B, और नीचे वाला है 1। अब ये दोनों पैरेलल में हो गए, इन दोनों का सीरीज लिख दिया 3/4, और ये दोनों पैरेलल में, तो सी ए बी कितना आएगा पैरेलल में, सीधा सीधा 3/4 प्लस 1 7/4 माइक्रोफैरेड। तो इस तरह से ये जो ट्रिक आपको बताएगी, ये सर्किट को रीअरेंज करना, अगर आपको नहीं दिख रहा है कौन सा तार सीरीज में लगा है कौन सा तार पैरेलल में लगा, तो इस तरह से आप सर्किट को रीअरेंज कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन में दिखा रहा हूं, हम इसलिए इतने एग्जांपल ले रहे हैं ताकि आप रीअरेंज करना सीखें अपने आप। चलिए आज हम कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर पढ़ रहे हैं, रीअरेंज ऑफ द सर्किट, सर्किट को कैसे रीअरेंज किया जाता है, ठीक है ना। चलिए ये ए और ये बी है, इस तरह से बहुत सारे कैपेसिटर लगा दिए मैंने, ये भी सी है सी है सी है सी है, और इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी निकालना, सी ए बी, इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। ये जो लिखते हैं ना इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, इसका मतलब होता है ए और बी के बीच में हमने बैटरी लगा रखी है और वहां से फिर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो ए बी का मतलब ये होता है। एक ही सर्किट में अगर हम अलग अलग पॉइंट्स बना दें, ए बी सी डी, सी ए बी कुछ अलग आएगा, सी बी सी कुछ अलग आएगा, हम अभी एक एग्जांपल लेके आपको बताएंगे, नहीं तो बच्चा कंफ्यूज रहता है कि ए बी बी सी सी डी है क्या, समझ गए ना। चलिए तो वैसे ही सर्किट को रीअरेंज करो, देखो यार ध्यान दो, ये ए है तो ये ए नहीं हो सकता है, ये अगर ए है तो ये ए नहीं हो सकता, कारण बीच में कैपेसिटर आ गया, इसको तो नया नाम देना ही पड़ेगा, बी हमारे पास ऑलरेडी है, ये बी है ये बी हो जाएगा, देखो ये बी ये बी ये बी ये बी 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 बी, कोई रास्ते में कुछ है ही नहीं, बी 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 एक ही पॉइंट है बी, ये हो गया, तो यहाँ कोई नया पॉइंट दे दो, सी तो मैं नहीं दे रहा हूँ, सी ऑलरेडी हमने कैपेसिटेंस कोई नाम तो वो दे दो यार, वो दे दिया ना। हमारे पास कितने नाम है, 3, ए बी और ओ। इफेक्टिव कैपेसिटेंस ए और बी के बीच में डालना है, ए और बी को फर्स्ट और लास्ट बना दो, ए और बी को फर्स्ट और लास्ट बना दो। अब क्या बचा, ओ, मैंने कहा ना ओ को या तो ऊपर ले लिया नीचे ले लो, यहाँ ले लिया ओ को,
सर्किट को रीअरेंज करो। ये किसके बीच में लगा, ये वाला सी, ए और ओ के बीच में, ए और ओ के बीच में सी लगा दो। अब आइए, ये किसके बीच में लगा है, ओ और बी के बीच में सी, ये हट गया, ये हट गया, ये ओ और बी के बीच में सी, ये भी ओ और बी के बीच में सी। ये हो गया, खेल खत्म, क्वेश्चन खत्म। ए और बी के बीच में डालना, ये तीनों पैरेलल में हैं, ये ए पॉइंट है, ये ओ पॉइंट है, ये सी है, और ये तीनों सी 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 पैरेलल में कितना हो जाएगा, 3C। ये बी पॉइंट, सी सी और सी तीनों पैरेलल में, C1 + C2 + C3 3C हो जाएगा। अब 3C और C सीरीज में, तो C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, C1 C2 C * C1 C2 अपॉन C1 + C2, इधर C1 C2 अपॉन C1 + C2 हो जाएगा 3C² अपॉन 4C, C से C गया 3/4C। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को रीअरेंजमेंट ऑफ सर्किट करके कर सकते हैं। एक चीज और मैं यहाँ पर बता दूं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, उसमें काफी चीजें हम आगे सीखेंगे, ठीक है ना। एक रेजिस्टेंस में भी आता है और कैपेसिटेंस में भी आता है, वो होता है व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है ना, व्हीटस्टोन ब्रिज। आगे थोड़ा सा पानी मत गिराओ, आवाज आ रही है। चलिए, हम बात कर रहे हैं व्हीटस्टोन ब्रिज की। एक बात देख लीजिए, फिर हम दूसरा टाइप करेंगे। व्हीटस्टोन ब्रिज, इस व्हीटस्टोन ब्रिज का जो वेरिफिकेशन है वो हम करंट लेक्चर में करेंगे, लेकिन चूंकि कैपेसिटेंस में भी व्हीटस्टोन ब्रिज बनता है, उसके क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ पर व्हीटस्टोन ब्रिज बताने जा रहा हूँ। जैसे रेजिस्टेंस में होता था व्हीटस्टोन ब्रिज, उसमें 4 रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन सच ए वे दैट दे फॉर्म अ क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पर 4 कैपेसिटेंस मिलकर के क्या बनाएंगे, क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल का मतलब, क्वाड्रिलेटरल होता है 4 आर्म होनी चाहिए, ऐसा नहीं वो रेक्टेंगल के शेप में हो, स्क्वायर के शेप में, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, जैसे ये एक क्वाड्रिलेटरल है, एक कैपेसिटेंस ये है, एक दूसरा ये है, तीसरा ये है, और चौथा ये ए बी, और पांचवा ये है। अगर इसमें सी ए बी पूछा गया है, इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, तो ये जो अरेंजमेंट है ये व्हीटस्टोन ब्रिज कहलाता है। सुनिए व्हीटस्टोन ब्रिज में होता क्या, ध्यान सुनिए। 4 कैपेसिटेंस आर कनेक्टेड इन सच ए वे दैट दे फॉर्म अ क्वाड्रिलेटरल। 1 2 3 4, ये क्वाड्रिलेटरल बना है, जिसके एक डायगोनल से, एक ये डायगोनल हो गया, डायगोनल से मतलब इसमें कोई कंडीशन नहीं कि डायगोनल परपेंडिकुलर बाई से, कुछ नहीं, डायगोनल का मतलब अपोजिट पॉइंट मिला दो आप, आमने सामने, डायगोनल बन गया। एक डायगोनल से 5वां कैपेसिटेंस लगा, ये 4 तो बना दिया क्वाड्रिलेटरल, एक डायगोनल जो है ना उससे 5वां कैपेसिटेंस लगा है। रेजिस्टेंस के केस में यहाँ पर गैल्वेनोमीटर होता था, जिसमें करंट का डिफ्लेक्शन मेजर किया जाता था, तो यहाँ गैल्वेनोमीटर के 5वां कैपेसिटेंस है। और जो अपोजिट डायगोनल है, इसके अलावा दूसरा डायगोनल है, उसके बीच में इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकालना, तो ये अरेंजमेंट क्या कहलाता है, व्हीटस्टोन ब्रिज। वैसे तो C1 C2 C3 C4 होते हैं, इनको हम नाम दे रहे हैं P Q R S और G। हमने कोई रेजिस्टेंस वाला नॉमेनक्लेचर किया है। अब इसमें ये व्हीटस्टोन ब्रिज, मैंने भी क्या बताया, ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। अगर हम आपसे कहें इन दोनों पॉइंट्स के बीच में इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकालो, तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। आप देखो इसको तो सिंपली, ये क्या है, देखो एक मिनट, ए और बी के बीच में निकालना है, तो ये 1 वायर हो गया, ये दोनों सीरीज में है,
हाँ है, इनका निकाल लेंगे। ये दोनों सीरीज में है, बरोबर है, और फिर ये और ये तीनों पैरेलल हो जाए तो सिंपल क्वेश्चन ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है, इट इज नॉट व्हीटस्टोन ब्रिज, ये व्हीटस्टोन ब्रिज नॉट व्हीटस्टोन ब्रिज, ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। इट इज सिंपल द कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री पैरेलल वायर, एक ये वायर है, एक ये वायर है और एक ये वायर, जो चार्ज इसमें जाएगा वो इसमें आएगा, मतलब ये दोनों सीरीज में है, जो चार्ज इसमें जाएगा वो इसमें आएगा, ये दोनों सीरीज में। अब फिर आपस में तीनों पैरेलल, यहाँ से 1 2 और 3 ब्रांच है तो तीनों पैरेलल में हो गया काम। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है, इस डायगोनल पे जो कैपेसिटर लगा उसके अपोजिट डायगोनल पे अगर कैपेसिटेंस पूछा गया तो वो अरेंजमेंट क्या कहलाता है। इसमें देखो, इसमें सेम चार्ज नहीं जाएगा क्योंकि ये पॉइंट इधर है, बैटरी यहाँ लगी है, तो यहाँ से दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, और जो इसमें जाएगा वो इसमें नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा अलग से। तो ये अरेंजमेंट कहलाता, पहला पहचाने कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है, पहले व्हीटस्टोन ब्रिज को पहचानना सीखो, पहला काम है। दिस इज व्हीटस्टोन ब्रिज, PQRS एक डायगोनल और अपोजिट डायगोनल्स पे हमें इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकालना चाहिए भी, मतलब बैटरी यहाँ लगी, समझ गई ना, इस तरह से। अगर बैटरी हम यहीं लगा देते हैं, तीन वायर हो जाएंगे इस तरह से, अगर बैटरी यहाँ लगा दे कोई दिक्कत ही नहीं, यहाँ बैटरी लगा दी आपने इस तरह से, यहाँ से करंट आया, तीन जगह डिवाइड हो गया, तीनों वायर पैरेलल में, हो गया क्वेश्चन। ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं, पहले तो ये समझने को प्रयास करो, ठीक है ना। चलिए दूसरी बात, अब अगर व्हीटस्टोन ब्रिज है, अगर व्हीटस्टोन ब्रिज है मतलब ये व्हीटस्टोन ब्रिज, तो हमें देखना है ये बैलेंस है या अनबैलेंस। इफ P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S, इस रेशियो आर्म कहलाती है, इस कैपेसिटेंस और इस कैपेसिटेंस का रेशियो निकालो, और इस कैपेसिटेंस का रेशियो निकालो, अगर दोनों रेशियो सेम है मतलब देन ब्रिज इज बैलेंस। व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कहलाता है। इस केस में क्या होता है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है, इन दोनों पॉइंट्स के पोटेंशियल सेम होते हैं, C और D का पोटेंशियल सेम होगा, मतलब VC होगा वही VD होगा, तो इस वाले ब्रांच में कोई करंट या कोई चार्ज फ्लो नहीं होता। हम करंट की बात इसलिए करें कि वो हम रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन में भी व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ेंगे। तो जब इस ब्रांच में कोई चार्ज नहीं जाएगा तो इस ब्रांच के कैपेसिटेंस या रेजिस्टेंस का कोई मतलब नहीं रह जाता है, इसको आप हटा सकते हैं। अगर ऐसा है तो इसको आप हटा दें, हटा दिया हमने, ये हटा दिया, अब तो ये बहुत सरल हो गया, ये दोनों एक ही वायर हो गए मतलब ये सीरीज हो गया, ये दोनों एक ही वायर हो गए मतलब ये सीरीज हो गया, और आपस में दोनों किसमें हो गए, पैरेलल में। क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन खत्म। तो चलिए हम व्हीटस्टोन ब्रिज का एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। व्हीटस्टोन ब्रिज में एक चीज और पूछी जाती है कि आपने जैसे कहा P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S, देन ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस्ड। लेकिन आइडियल कंडीशन क्या होती है, अगर P, Q, R और S चारों बराबर ही हैं तो वो आइडियल बैलेंस कंडीशन होती है व्हीटस्टोन ब्रिज की। एक चीज और ध्यान रखो, जिन कैपेसिटेंस से मिलकर के व्हीटस्टोन ब्रिज बना है, अगर उनकी रेजिस्टेंस या कैपेसिटेंस सेम है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस भी वही आएगी। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होने चाहिए जो देखते ही आपको आंसर पता चल जाए, उससे आपका टाइम बच जाता, ध्यान रखना। तो चलिए हम यहाँ पर एक व्हीटस्टोन ब्रिज बना रहे हैं, ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल सा। इस तरह से हमने चार कैपेसिटेंस बना दिए और हमने कहा फाइंड इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, 5 माइक्रोफैरेड, 5 माइक्रोफैरेड, 5 माइक्रोफैरेड, 5 माइक्रोफैरेड और 5 माइक्रोफैरेड। पहला काम ये देखना व्हीटस्टोन ब्रिज है या नहीं है। P, Q, R, S एक डायगोनल पे लगा, दूसरी डायगोनल पे पॉइंट ए भी मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज है।
अब ये देखो बैलेंस है कि नहीं है। P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S हो रहा है 5/5 P अपॉन Q कितना आ रहा है 1:1 R अपॉन S कितना आ रहा है 1:2 जरूरी नहीं 1:1 ही आए रेशियो बराबर आना चाहिए जो इनका रेशियो है वही इनका है मतलब बैलेंस है इसका मतलब इसका कोई रूल नहीं है फिर अब इसका जब कोई रोल नहीं है तो आपके पास सर्किट क्या बन गया अब आपके पास सर्किट ये बन गया ये सर्किट बन गया आपके पास ए और बी 5 5 5 और बीच वाला हटा दिया हमने अब ये 5 और 5 सीरीज में तो सीरीज में 1/5 प्लस 1/5 करो या मैंने क्या बताया दोनों को मल्टीप्लाई कर लो 5 × 5 अपॉन में 5 + 5 5 × 5 कितना हुआ 25 और अपॉन में 5 + 5 कितना हुआ 10 25/10 कितना हुआ 2.5 वैसे मैं बता दूं अगर सेम कैपेसिटेंस है दो तो सीरीज में कैपेसिटी आधी रह जाती है ये चीजें सब दिमाग में डालते रहो अगर सेम कैपेसिटेंस के कैपेसिटेंस 5 5 का 2.5 10 10 का 5 4 4 का 2 आएगा 2 2 का 1 आएगा 1 1 का 0.5 आएगा मतलब सीरीज में आप निकाल लेंगे इफेक्टिव कैपेसिटेंस और दो कैपेसिटर हैं तो दोनों सेम है तो आधा आएगा आंसर समझ गए ना नहीं तो आप बार बार निकाल के बैठ जाते 1/5 प्लस 1/5 2/5 फिर पलटोगे 5/2 5/2 का मतलब 2.5 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 5 × 5/5 प्लस 5 मतलब 2.5 तो ये ऊपर आएगा 2.5 जैसे 2.5 नीचे भी 5 5 है ये भी 2.5 हो गया ठीक है ना ए और बी अब दोनों पैरेलल में तो C1 प्लस C2 का जो आंसर कितना आ जाएगा 5 माइक्रोफैरड C1 प्लस C2 2.5 प्लस 2.5 कितना आएगा 5 तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज होता है लेकिन अब मैं क्या बताने जा रहा हूं इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपको एग्जाम में इस तरह से व्हीटस्टोन ब्रिज दिख जाएगा तो कई बार व्हीटस्टोन ब्रिज की शेप आपको नहीं दिखती है तो मैंने आपको आज बताया जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बताई है रीअरेंजमेंट ऑफ सर्किट आपको सिखाया गया है आज तो रीअरेंजमेंट ऑफ सर्किट ऐसा एक रामबाण तरीका है जिससे अगर आपको कोई चीज नहीं दिख रही तो भी आपको दिखने लगती वास्तव में इसका कनेक्शन है कैसा मतलब ये किस तरह से अटैच है तो चलिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें व्हीटस्टोन ब्रिज आपको दिखेगा नहीं लेकिन व्हीटस्टोन ब्रिज है समझ गए ना ध्यान रखिए हम आज क्या पढ़ रहे हैं रीअरेंजमेंट ऑफ सर्किट अब हम थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे तो आप थोड़े होशियार हो गए है ना चलिए ए और बी 4 माइक्रोफैरड 4 माइक्रोफैरड 4 माइक्रोफैरड 4 माइक्रोफैरड 4 माइक्रोफैरड एक क्वेश्चन है अभी हम बात करेंगे दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूं मैं ए और बी हमने दो क्वेश्चन लिए हैं हमें पूछा है फाइंड इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी ए और बी के बीच में इफेक्टिव कैपेसिटेंस फाइंड आउट करनी है चलिए अब इधर ध्यान दो ये जो सर्किट दिख रहा है अब बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा तार कहाँ जा रहा है ये सीरीज में नहीं है इससे यहाँ से निकल गया इससे यहाँ से जुड़ गया तो मैंने भी क्या बताया रीअरेंजमेंट ऑफ सर्किट कर लो कोशिश ये अगर 5 कैपेसिटेंस अगर लगे तो देखो क्या व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा है बिल्कुल बन रहा है देखिए ये ए पॉइंट ले लिया आपने ये बी पॉइंट ले लिया ए और बी मैंने कहा ना ये बी यहाँ है तो बी यहाँ नहीं लिखा जा सकता बीच में कैपेसिटेंस
कैपेसिटेंस आ गया, ए यहाँ है तो ए यहाँ नहीं लिखा जा सकता है, तो इसको भी नया नाम कोई देना पड़ेगा सी, और इसको भी नया नाम देना पड़ेगा डी। आपके पास 4 पॉइंट है, ए बी सी और डी, और आगे जैसे सी ले लिया हमने यहाँ कहीं और डी ले लिया हमने यहाँ कहीं। यहाँ से देखिए अब ये कैपेसिटर किसके बीच में लगा, ए और सी के बीच में, यहाँ से हटाओ ए और सी के बीच में लगा दो, लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। ये कैपेसिटर किसके बीच में लगा, सी और डी के बीच में, यहाँ से हटाओ सी और डी के बीच में लगा दो यार, लगा दिया। ये कैपेसिटर किसके बीच में लगा, ए और डी के बीच में, ए और डी के बीच में, ए और डी के बीच में लगा दिया 4, हटा दो यहाँ से। ये कैपेसिटर लगा डी और बी के बीच में, डी और बी के बीच में, डी और बी के बीच में, डी और बी के बीच में 4 लगा दिया, हटा दिया। और ये लगा सी और बी के बीच में, सी और बी के बीच में, सी और बी के बीच में। अब आप अगर देख पा रहे हैं तो ये एग्जैक्ट व्हीटस्टोन ब्रिज है। मैंने भी क्या बताया, ये ए है तो ये ए पॉइंट नहीं हो सकता है कि बीच में कैपेसिटर आ गया, यहाँ कुछ नया नाम देना पड़ेगा, यहाँ नया नाम देना पड़ेगा, सेम पॉइंट नहीं है। तो आपको ए बी सी डी पॉइंट देना बता दिया मैंने, फिर आप सर्किट को रीअरेंज कर ले। आप देखो ये बैलेंस है 4 4 4 4, ये 4 हट जाएगा, 4 4 का कितना आएगा 2, 4 4 का कितना आएगा 2, और 2 और 2 पैरेलल में कितना जाएगा 4, आंसर कितना आएगा 4 माइक्रोफैरड। करके देख लेना, अरे करके देख लेना, मैं ये कह रहा हूँ 4 4 सीरीज में है भाई, ये तो हट गया, इसको हटा दो, ये व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया, ये हट गया, ये लो। अब क्या दिक्कत है इसमें यार, ये तो सिंपल छठी क्लास का है, सीरीज सीरीज है यार, आपस में पैरेलल। इधर आइए 2 2 2 2 2 और 2, ये सारे कैपेसिटर हमने 2 2 ले लिए। अब यहाँ भी फंस गए, ए और बी के बीच निकालना है। अगर ध्यान से देखिए, ध्यान से देखना मैं जो कर रहा हूं, अगर हमें इस कैपेसिटर को उड़ा दें अभी फिलहाल, तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, देखो गौर से। अब जिन्होंने ये रख लिया व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा पतंग जैसा ही होता, वो तो फेल है। मैंने कहा ना क्वाड्रिलेटरल 4 आर्म होनी चाहिए, देखो एक ये आर्म है, एक ये आर्म है, दूसरी एक तीसरी और एक चौथी, और बीच में ये डायगोनल हो गया, और ये पॉइंट ये भी अपोजिट डायगोनल है। इसको खींच लो तार को नीचे, आपको वही शेप दिखने लगेगी। ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, पी क्यू आर एस, और ये गैल्वेनोमीटर वाली जगह पे लगा, और ये ए और बी अपोजिट पॉइंट है, और यही तो है क्या। तो ये अगर व्हीटस्टोन ब्रिज है तो इसका आंसर तो सबको पता होना चाहिए। ये हट जाएगा बीच वाला 2 2 का 1 2 2 का 1 1 1 का 2, मतलब ये जो पूरा नेटवर्क दिख रहा है ऊपर वाला जो व्हीटस्टोन ब्रिज है, इसका इफेक्टिव कैपेसिटेंस कितने माइक्रोफैरड है 2, देख लो। मैंने कहा जितना बना होता है सेम सेम होते हैं तो आंसर भी सेम ही आता है, लेकिन जरूरी नहीं कि सेम हो। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, नहीं तो आप रट लो, ये तो सेम ही होता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। चलिए तो 2 2 1 हो जाएगा, 2 2 1 और 1 1 का 2 हो जाएगा। अब ये तो पूरा 2 है, 2 माइक्रोफैरड आएगा। अब नीचे एक और लगा था, ये 2 हमने जोड़ दिया वापस, तो ऊपर वाला 2 और नीचे वाला 2, ये 2 और ये नीचे वाला 2, तो आंसर कितना आएगा 2 2 का पैरेलल में 4 माइक्रोफैरड। तो इस तरह से जरूरी नहीं कि व्हीटस्टोन ब्रिज आपको एज इट इज दिख जाए, लेकिन व्हीटस्टोन ब्रिज देखना आपको आना चाहिए। मैं एक और सर्किट दिखा रहा हूं, उसमें भी व्हीटस्टोन ब्रिज है, आपके शायद दिख जाए आपको। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है आज का, ढंग से समझना। बहुत अच्छी ट्रिक दी गई आपको कि सर्किट को हम कैसे रीअरेंज करते हैं, रीअरेंज करना आपको आना चाहिए। मैंने कहा ना इसकी बहुत लंबी सीरीज चलेगी, इसमें इतने तरह के क्वेश्चन हैं कि जितने करो उतने कम हैं। तो चलिए हम एक क्वेश्चन और ले रहे हैं। ए और बी, ये देखिए
ए और बी के बीच में इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकालना है। सर्किट कुछ इस तरह से है, बताइए ये क्या है। देखो अगर इस तार को आप इधर ऐसे खींच के रख दें, ये वाला तार है ना, इसको ऐसे ऐसे कुछ दिखेगा, ये पॉइंट यहाँ दिखेगा, ऐसे पलट दिया ना, ये दोनों यहाँ दिखेंगे, अब आपको ये ऐसे दिखेगा। ये जो तार था ना, ये अंदर वाला तार दिख रहा है ना, ये इसको हमने पलट के इधर बाहर खींच दिया ऐसे करके, देखो आप, तो ये वाला अंदर वाला हटा दो। ध्यान से पहले सोचो ये सिचुएशन क्या थी, पहले देख लो अंदर था कैसा। मतलब सर्किट आपका ये था, ये वाला पार्ट हमने ए को खींच के इधर ऐसे करके इधर रख दिया बाहर। ये इधर, अब आपके पास ये है, ये हटा दो, इस बी को भी बाहर खींच दो, इस बी को यहाँ बाहर बना दीजिए, इसको इधर खींच दो बाहर, कोई टेस्टोन पेज है नहीं है, पी क्यू आर एस। तो कहने का मतलब व्हीट स्टोन पेज कहाँ छिपा है आपको ये ढूंढना पड़ जाएगा कई बार। जरूरी नहीं कि व्हीट स्टोन पेज आपको सामने से एज इट इज दिख जाए। तो ये था सर्किट को रीअरेंज करके हम किस तरह से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालते हैं। हाँ, हम एक चीज और बता दें, मैंने कहा था एक ही सर्किट में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अलग अलग टर्मिनल्स के लिए अलग अलग हो सकता है। इसकी थोड़ी सी बात कर देता हूं। देखिए, जैसे मैंने कहा कि जैसे कोई सर्किट है, अगर हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ए और बी के बीच में पूछ रहे हैं, सी ए बी, तो इसका मतलब ये ए और बी के ऊपर हमें पूरा सर्किट बनाना पड़ेगा, मतलब ये दोनों सीरीज में आएंगे, राइट। हम करके बता ही देते हैं, जैसे इसमें कुछ हम ले लेते हैं सपोज, जैसे 4 4 4 4 4 ऐसे करके हमने ले लिया। अब अगर हम ए के और बी के बीच में इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकालें, ए और बी के बीच में, तो ये पूरा सर्किट हमें ए और बी पे लाके सेट करना पड़ेगा। तो मतलब यहाँ शुरू हो गया, अब इसका कोई मतलब नहीं डी पॉइंट का। ए और बी के बीच निकाले, इस तार को खोलना नहीं है, इस तार को रखना है, बाकी सर्किट ए और बी पे, जैसे ये पूरा एक ही वायर हो गया यहाँ से यहाँ तक, तो ये 4 और 4 सीरीज में, यहाँ से कितना आएगा 2, ये 2 हो गया दोनों का। अब ये 2 और 4 पैरेलल में कितना हो गया 6, मैं बता रहा हूँ कैसे सॉल्व करना, ये 6 हो गया। अब ये 6 और ये 4 सीरीज में, 6 और 4 सीरीज में, तो 6 24 और 10 तो हो जाएगा 2.4, ये सीरीज में दोनों, ये वाले 2.4 और 2.4 और 4 पैरेलल में, आंसर आ गया 6.4 माइक्रोफैराड ए और बी के बीच में। लेकिन अगर यही क्वेश्चन हम आपसे कहते हैं ए और सी के बीच में निकालो, सेम क्वेश्चन अगर हम कहते हैं ए और सी के बीच में निकालो, 4 4 4 4 4 4 4 ए बी सी और डी। अब हम कहें ए और सी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना, सी ए सी, तो इस तार को नहीं हटाना है। अब ए सी बीच में लगाना, मतलब ये वाला वो आया है, ये भी इससे जुड़ा है, ये वाला तार भी इससे जुड़ा, अब ये दोनों एक तार हो गए। 4 और 4 का कितना हो जाएगा सीरीज में, 4 और 4 एक ही वायर हो गया, 4 और 4 का हो जाएगा 2 सीरीज में, ये हो गया 2। ये भी 4 और 4 का सीरीज कितना हो जाएगा 2, ये भी हो गया 2। अब ये तीनों पैरेलल में, 4 2 8 6 और 2 8,
तो आंसर आएगा 8 माइक्रोफैरड। तो कहने का मतलब ये है कि जब टर्मिनल्स चेंज कर देते हैं तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस भी चेंज हो जाती है। ऐसा नहीं कि सर्किट एक बना इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस एक ही होगा, ए और बी के बीच कुछ और हो सकता है, ए और सी के बीच कुछ और हो सकता है। जिस हिसाब से पूछा गया उसी हिसाब से हमें सर्किट को रीअरेंज करना होता है, ठीक है ना। तो आज हमने जो क्वेश्चंस किए थे वो बेस्ड थे रीअरेंजमेंट ऑफ द सर्किट पे, और जिसमें हमने स्पेशली व्हीटस्टोन ब्रिज को भी इंट्रोड्यूस कर लिया था। अब हम कल जो है ना या अगले वीडियो लेक्चर में कुछ अलग टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें स्पेशली यू शेप्ड क्वेश्चन होंगे जिनको हम पीछे से सॉल्व करते हैं, वो करेंगे। फिर एक दिन हम डाइलेक्ट्रिक प्रॉब्लम करेंगे, एक दिन हम प्लेट प्रॉब्लम करेंगे, फिर एक दिन हम मिसलेनियस प्रॉब्लम करेंगे। तो इस तरह से हमें कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर को पूरा खत्म करना है कई सीरीज में, ठीक है ना। तो सीक्वेंस में सारे वीडियो लेक्चर आपको देखने हैं। जैसे आज वाला, जिसने कल वाला नहीं देखा उसको आज वाला शायद थोड़ा कम समझ में आएगा, लेकिन आज वाला काफी इंपॉर्टेंट था जिसमें हम सर्किट को रीअरेंज करते थे। तो रीअरेंज करने से काफी आपकी मुश्किलें आसान हो जाती हैं, आपको दिखने लगता है कि सर्किट आखिर बन क्या रहा है। तो काफी इंपॉर्टेंट इसमें टिप्स था जो हमने आपको बताया। मैंने कहा ना कि बहुत सारी सीक्वेंस में इसके वीडियो लेक्चर आएंगे क्योंकि इसमें वैरायटी बहुत ज़्यादा है। और अगर आपने यहाँ पर फोकस कर दिया तो यकीन मानिए रेजिस्टेंस का जब कॉम्बिनेशन होगा तो सारे कॉन्सेप्ट यही लगेंगे। बस यहाँ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, वहाँ पर करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। फार्मूले सिर्फ उल्टे हैं लेकिन देखने का नज़रिया वही है कि यहाँ कैपेसिटेंस सीरीज में कैसे दिखते हैं। चार्ज अगर डिवाइड नहीं हो रहा तो वहाँ पर रेजिस्टेंस को भी हम वैसे ही देखेंगे, अगर करंट डिवाइड नहीं हो रही तो वो सीरीज में है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनको आप ध्यान से पढ़िए, एक एक चीज़ को समझ के कॉपी पे नोट कीजिए। नोट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। मैंने कहा ना मैं आंसर देने का प्रयास करूंगा, नहीं बल्कि आंसर आपका दूंगा, ठीक है ना, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। सो कीप वॉचिंग, स्वस्थ रहिए, ध्यान रखिए अपना भी, घर वालों का भी ध्यान रखिए। बाहर जरूरी हो तो ही निकलिए, सरकार की गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए, 2 गज की डिस्टेंस बनाए रखिए, ठीक है ना। हाँ, थैंक यू वेरी मच।